प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ कई दिन बाद श्री प्रतीक बुलाजी जी। प्रतीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रारंभ पर फिर से। संदीप सर, आपका भी बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी। प्रतीक जी, ये मेरी अपनी कमी है कि मैं आपसे लगातार बात नहीं कर पाता हूँ। फिल्में आती हैं, फिल्में देखते भी हैं, फिर अचानक से एक फिल्म आती है जिससे लगता है कि अरे यार, प्रतीक जी से इस फिल्म पर बात करनी चाहिए, क्योंकि मतलब एक अचानक से एक मोमेंट आ जाता है किसी फिल्म का। अदरवाइज जनरल जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है। जी। एक फिल्म आई है इधर, और दर्शकों में ये बताऊंगा कि हम लोग अभी हाल फिलहाल की जितनी फिल्में आई हैं या जितनी फिल्मों से संबंधित घटनाएं हो रही हैं या कुछ जो लोग अपना प्रमोशन के भी लिए आगे आ रहे हैं, हम सब पर बातचीत करेंगे। तो जी। जी। एक कंसाइज रिव्यू ही कह लीजिए, ठीक है। तो एक फिल्म आई है F1, फॉर्मूला वन। जी। और हमने भी देखी, प्रतीक जी ने भी देखी। मैं सबसे पहले अपना अनुभव तो बाद में शेयर करूंगा। आपका क्या अनुभव रहा, प्रतीक जी? सर, मैंने तो 2 दिन पहले ही देख ली थी। फिल्म 27 को रिलीज होने वाली थी, पर 25 को एक एक आईमैक्स में शो रखा गया था शाम को, तो मैं वही देखने के लिए गया था। तो आईमैक्स का तो विजुअल एक्सपीरियंस ऑब्वियसली बढ़िया होता है, और फिल्म विजुअली ही एक विजुअल एक्सपीरियंस के लिए ही देखने वाली फिल्म है ये। हम्म, मतलब जिस प्रकार से सिनेमेटोग्राफी है, और आप देखिए जो फॉर्मूला वन रेसिंग का जो ट्रैक है वहां पर एक कितने मतलब आप स्पीड 200 250 तक जो गाड़ी की कार की स्पीड है, उतनी तेजी से जा रही कार, और उसमें आपको 10-20 एंगल से अलग अलग प्रकार से उसको दिखाना है, उसमें बैठे हुए ड्राइवर को दिखाना है। ये कोई आसान बात नहीं है। आप एक एनिमेटेड फिल्मों में वो सब बात दिखा सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको ऑब्वियसली सीजीआई के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से वो दिखा रहे हैं। पर जब आप लाइव एक्शन फिल्म बनाते हैं तो वहां पर रेसिंग ट्रैक पर इतनी तेजी से दौड़ रही कार, वहां पर आप कैमरा कैसे सेट करेंगे, उस कार को कैसे दिखाएंगे, उसमें आपको सीजीआई का भी यूज करना है। सीजीआई का यूज करने के बाद में वो बातें उतनी रियलिस्टिक भी लगनी चाहिए। तो ये बहुत कठिन लाइव एक्शन फॉर्म में, जब आप इतनी तेजी से इतने स्पीड के साथ में सब बातें हो रही है और वो आपको दिखाना है, तो वो एक तो बहुत कठिन काम है। और फिल्म की जो डायरेक्टर है जोसेफ कोजिंस्की, उनकी जो पिछली फिल्म थी टॉप गन मैवरिक, टॉम क्रूज की, वो भी बहुत गजब की फिल्म थी। और वहां पर भी फाइटर जेट्स के कॉकपिट के अंदर से उन्होंने हमें उस थ्रिल का अनुभव कराया था। और इस बार जो फॉर्मूला वन रेसिंग की जो कार्स है, उनके अंदर के कॉकपिट से वो यहाँ पर दर्शकों को उस थ्रिल का अनुभव कराने में बिल्कुल सफल रहे हैं। और विशेषतः जब जो कैमरा है वो जब स्टीयरिंग के पीछे होता है और सामने हमें जब व्यू दिख रहा है, जिस प्रकार से वो पूरे रेसिंग ट्रैक पर कार दौड़ रही है, जब कॉर्नर्स पर जब वो टर्न लेती है, वो सब देखने में बिल्कुल एक थ्रिल हम अनुभव करते हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हालांकि कहानी की जहां तक बात है, तो वहां पर मैं कहूंगा कि कहानी भी एंगेजिंग है, शुरुआत से हमें अंत तक बांध कर रखती है, कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु फिर भी जो कार्स, जो एक एनिमेटेड फिल्म थी, पता नहीं आपने देखी है या नहीं, उस देखिए। वो कहानी की दृष्टि से मैं ज्यादा ऊपर रखूंगा उसे, क्योंकि उसमें देखिए आप अगर थोड़ा सा कहानी देखेंगे तो बिल्कुल सिमिलर ही आपको दिखेगी लगभग। वहां पर जो कार्स एनिमेटेड फिल्म है, स्टीव वहां पर मक्वीन। हाँ, लाइटनिंग मक्वीन का जो मुख्य पात्र है, वो बिल्कुल उसको शहर के एक बिगड़े हुए लड़के की तरह दिखाया है कि भाई सफलता मिली है, तामझाम है, ग्लैमर है, सब मीडिया सब जगह से अटेंशन मिल रहा है। तो इस प्रकार से एक थोड़ा सा बिगड़ा हुआ लड़का, शहर का एक अर्बन माइंडसेट का लड़का, उसको दिखाया है। अब ना चाहते हुए भी वो एक गांव में जाकर के फंस जा रहा है। अब गांव के वो देखिए भोले भाले मासूम लोग, उस गांव में एक समय था जब बहुत खुशहाली थी, सब गाड़ियां वगैरह वहां पर आती थी, पर कई वर्षों से वहां से बिजनेस जा चुका है, लोग अपने अपने तरीके से जीना सीख रहे हैं। और ऐसे लोगों के, गांव के लोगों के बीच में वो जब जा रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली जो एक एलिट मेंटेलिटी होती है ना, तो उसको घिन आ रही है गांव के लोगों से कि यार ये क्या लोग हैं, कैसी बातें कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। तो अपना वो एक एलिट माइंडसेट लाइटनिंग मक्वीन का दिखाया है। और उस गांव में जाने के बाद में डॉक हडसन से वो मिलता है। तो आप देखिए डॉक हडसन का जो कैरेक्टर है वो एग्जैक्टली जो ब्रैड पिट का सोनी का कैरेक्टर है उसकी तरह ही उन्होंने लिखा है। हालांकि डॉक हडसन बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ कैरेक्टर है। वो भी अपने जमाने के चैंपियन थे, अपने एक रेसिंग फॉर्मूला वन का उल्लेख तो शायद वहां पर नहीं है, पर जो भी चैंपियनशिप उन्होंने दिखाई है उसके अपने चैंपियन थे, नाम था बहुत। पर उनका भी क्रैश हुआ था और उसके बाद में वे रेसिंग की दुनिया से अलग हो गए थे और गांव में शांति से अभी अपना वो जीवन जी रहे हैं। तो वो डॉक हडसन लाइटनिंग मक्वीन में एक स्थिरता लाते हैं, जीवन की तरफ देखने का एक गंभीरता वो लेकर के आते हैं। उसकी वो जो थोड़ी सी एक उच्छृंखलता है युवावस्था की, उसको वो दूर करते हैं। एक फोकस्ड होकर एकाग्रता के साथ में स्पोर्ट्समैनशिप क्या होती है, वो बातें डॉक हडसन लाइटनिंग मक्वीन को जी। सिखा रहे हैं। तो कहानी की दृष्टि से कार्स बहुत ज्यादा बेटर है, बहुत इमोशनल भी है। तो वहां पर F1
कहानी बढ़िया है, एंगेजिंग है, बेसिक प्लॉट भी, उनकी थीम भी अच्छी थी कि यहाँ पर सोनी हाइस का जो कैरेक्टर है ब्रैड पिट का, वो एक जो दूसरा ब्लैक कैरेक्टर है, उसका नाम इड्रिस, जोशुआ जोशुआ पियर्स, हाँ, जो जेपी जोशुआ उसको पियर, शॉर्ट जेपी। फॉर्म में, हाँ, हाँ जेपी। तो हाँ, वो भी एक थोड़ा सा ऐसे ही वो उच्छृंखल वगैरह वो दिखाना चाहते थे उस कैरेक्टर को भी, लाइटनिंग मक्वीन की तरह, पर उतना बढ़िया तरीके से वो नहीं कर पाए हैं जितना कार्स को मैं अभी भी सर कहानी की रेस दृष्टि नहीं से तो जीती बहुत। थी ना, मकवीन तो रेस जीत हाँ के चैंपियन बना हुआ था, इसलिए बदतमीजी कर रहा था। इड्रिस की हाँ कोई अभी, बिल्कुल। जेपी तो ने अभी उसमें एक तक कोई रेस अहंकार नहीं भी था, जीती। लाइटनिंग लाइटनिंग मक्वीन में अहंकार था, उस अहंकार को, उस हाँ एलिट मेंटेलिटी को भी दिखाया है। तो जी। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत सिमिलरिटी हमें दिखाई देती है, परंतु हम्म, जहां तक बात है विजुअल एक्सपीरियंस की, तो वो कई गुना ज्यादा बेटर है F1 में, बहुत हम्म, बहुत हम्म, बढ़िया मतलब सिनेमेटोग्राफी आप ले लीजिए, परफॉर्मेंसेस तो बढ़िया ही थे, डायरेक्शन, कहानी, जिस और जो बातें मैंने शुरुआत में कही कि एक रेसिंग ट्रैक पर दौड़ती हुई कार है, उसको हम्म, 10-20 एंगल से जब आप दिखाते हैं, उसमें बैठा हुआ ड्राइवर, सामने से वो जब कार आ रही है, पीछे से हम्म, जा रही है, स्टीयरिंग के पीछे से कैमरा सेट करना, साइड से कैमरा दिखाना, इस साइड से दिखाना, जब आप इतने सारे एंगल से इतनी तेजी से दौड़ती हुई कार को दिखाना है, तो वो आसान काम नहीं है, तो वो बहुत जी, कठिन है, जो लाइव एक्शन फिल्म में उन्होंने बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से ब्रिलियंटली प्रेजेंट किया है। जी। मेरा भी मेरा अनुभव है, ये है कि एक तो यू आर इन द रेस, यह हम्म। शायद यह विचार रहा होगा डायरेक्टर का कि द हाँ ऑडियंस को फील कराना है कि यू आर इन द रेस, पहली चीज। बिल्कुल। सेकंड, हम्म। एडिटिंग कमाल की है। मतलब जिस हम्म। तरीके से जब वो दिखाते हैं कि एक एक सेकंड कितना कीमती है, और आप पिट स्टॉप पे गड़बड़ नहीं कर सकते, आपको 2 सेकंड के अंदर चारों टायर चेंज कर देने हैं जो भी है, तो हम्म। उसकी एडिटिंग भी कमाल की। वो 2 सेकंड में इतने फ्रेम से खट खट खट। और सबसे जो अद्भुत चीज रही वो हैंस जिमर का जो बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक, वो हाँ वो जो मैं बोलना रह गया, बहुत कॉम्प्लीमेंट गजब का करता है, म्यूजिक था। वो जो कॉम्प्लीमेंट करता है कि म्यूजिक भी है वो, मतलब हैंस जिमर का इंटरव्यू भी देख रहा था, उसमें कहा कि उसने वो गया एक्चुअली फॉर्मूला वन में, हैंस जिमर गए वहां हम्म। पर, वहां उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बात विजुअल की नहीं है, यहाँ पर यू ऑल्सो फील द साउंड। ठीक है, हम्म। तो हम्म। उन्होंने कहा कि वो फील साउंड की भी चाहिए थी अपने बैकग्राउंड ट्रैक में, और उसके साथ एक, जैसे आप कार के अंदर है तो आप ठीक है स्पीड में है, लेकिन एक थोड़ी सेरेनिटी है, कामनेस भी चाहिए, तो वो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन उन्होंने, मुझे लगता है बैकग्राउंड स्कोर तो अद्भुत है, बहुत ही कमाल का। बहुत दिन बाद, एक सोशल नेटवर्क मूवी के बाद या एनिमल के बाद, एनिमल भी अपने बैकग्राउंड स्कोर की वजह से चर्चित रही, तो सोशल बिल्कुल। नेटवर्क ने जैसे वो बैकग्राउंड स्कोर ने पूरी फिल्म उठा दी, तो वो एक हम्म। सिनेमा का क्राफ्ट देखा। दूसरा मुझे यह लगा कि स्क्रिप्टिंग बहुत टाइट थी, मतलब आपको बार हम्म। बार लैप्स दिखाए जा रहे हैं पर कहीं भी आपको बोरिंग नहीं लग रहा। बोरिंग नहीं आपको लगता, ये अलग बात तो है, अलग एंगेजिंग जगह है। के लैब्स दिखाए जा रहे हैं, अबू धाबी का, हंगरी का, हम्म। बुडापेस्ट का, लंदन का, लास लॉस वेगस। एंजलिस का, लास वेगस का, हर जगह के लैब्स दिखाए जा रहे हैं, सबकी अपनी एक अलग क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, सबकी अपनी क्या है, और रूल्स जिस तरीके से इन्होंने दिखाया कि किस रूल को कैसे बाईपास किया, किस रूल क्या रूल्स हैं, तो वो स्टोरी का पार्ट बनाया उन्होंने, कहीं लेक्चरबाजी नहीं बिल्कुल की उसमें। तो बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, सबसे बड़ी बात मेरे लिए, आखिरी बात मैं कहूंगा कि ना कोई वोकनेस है, ना कोई लिबरल वैल्यूज है, हम्म। ना कुछ है, प्योर हम्म। सिनेमा, प्योर सिनेमा। हम्म। जो आप कहता है कि हाँ सिनेमा हॉल में एक मूवी देखने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो आप लगान के समय कभी लोगों ने लिया होगा, या ऑफ कोर्स एनिमल में भी, या इवन देन अभी हमारी जो एक पूरा एक आपको RRR फील है। देकर एक निकाल, एक RRR, बाहुबली, यस, हम्म। कि आप हम्म। सिनेमा से निकलते हैं तो आप एक अनुभव लेकर निकलते हैं, तो आई थिंक बिल्कुल F1 गिव्स यू दैट एक्सपीरियंस जी। बिल्कुल। विजुअल और इसी एक्सपीरियंस के तो साथ बढ़िया बस था। इतनी रिकमेंडेशन है दर्शकों को, जरूर देखें, बच्चों को भी लेकर जाएं। बच्चों को अगर आपने इंग्लिश फिल्म्स या इस तरीके की अच्छी फिल्में दिखानी है तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि मुझे मेरे बड़े भैया हैं, वो मुझे ना 3-4 फिल्में बताते थे, एक दो फिल्में उन्होंने 97, 98, 99 में दिखानी शुरू की, तो उसके बाद मेरा एक सिनेमा को देखने का एक नया नजरिया, या एक आप दुनिया भर का सिनेमा देख सकते हैं, तो आप ही हैं जो अपने नई जनरेशन को फिल्मों से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, अच्छी फिल्मों से जरूर इंट्रोड्यूस कराएं। हाउसफुल 5 ना दिखाएं, F1 दिखाएं, बेहतर रहेगा। तो प्रतीक जी, इसी के साथ दो तीन हाँ फिल्में और रिलीज हुई, मैं जरा बात करना चाह रहा था डिटेल में। एक बिल्कुल। फिल्म आई तारे जमी पर, आमिर खान की, और आमिर सितारे खान जो, सितारे। सितारे जमी, माय मिस्टेक, माय बैड। तो आमिर खान जो है, खैर हम्म। उनके साथ भी यही कहा जा रहा है कि उनके खुद के तारे जमीन पर हैं, और पीके के बाद और लोगों ने रियलाइज किया, चलिए पीके तो हिट हो गई थी, वो एक अलग कहानी है, बट दंगल और फिर उसके बाद रियलाइज करने लगे कि ये आदमी थोड़ा सा एक दूसरी प्रवृत्ति का है, इसका जो जिहादीपन है वह कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन में आ रहा था, और
फिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, फिर उस हिसाब से फिर लाल सिंह चड्ढा आई, तो उसको लोगों ने बॉयकॉट करके ध्वस्त कर दिया। इस बार आमिर खान स्वयं को प्रेजेंट कर रहे हैं, ओवर ड्राइव कर रहे हैं। वो 5 घंटे का इंटरव्यू सर ललन टॉप पे बैठ के देते हैं, 5 घंटे का इंटरव्यू। राज शमनी के पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, शुभंकर के साथ कर रहे हैं, और आपकी अदालत आपकी तो ऑफ अदालत। कोर्स, हाँ, जहाँ जितने आपके यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं जो उनको प्रमोट कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। यह तो तय है कि आमिर खान को यह फील हो चुका है कि उनकी अपनी ब्रांड वैल्यू कम हो चुकी है, शायद वह उतने ऑडियंस से ड्रॉ नहीं कर पा रहे, या पब्लिक का नजरिया बदल चुका है इन स्टार्स के प्रति, तो इसलिए पब्लिक बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है इन लोगों को लेकर। तो इस फिल्म के माध्यम से क्या वो अपने आप को रीस्टैब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं? क्योंकि जितना इस बार वो पब्लिक में दिखे हैं ऑफलाइन, इतना तो कभी दिखे ही नहीं। जी बिल्कुल। और इससे प्रतीक इससे जी। पहले तो उल्टा मैंने एक काफी वर्षों पहले आमिर खान शायद ये भी कहते थे, जितना मुझे मेरे सुनने में आया था, कि मैं तो अवार्ड शोज में भी नहीं जाता, प्रमोशंस हम्म, वगैरह में मेरा विश्वास नहीं है। जो हम्म, कुछ कॉमेडी शोज वगैरह में दूसरे एक्टर्स जाते थे, वहां पर आमिर खान नहीं जाते थे। तो इस प्रकार की भी बहुत सारी, मैं प्रमोशन में विश्वास नहीं रखता, ऐसी बातें सुनने में आती थी। परंतु पिछले कुछ वर्षों में जो जनता ने उत्तर दिया है बॉक्स ऑफिस पर, तो उसी कारण से इस बार इतना स्ट्रॉन्ग पीआर शायद हमें देखने को मिला है। परंतु स्ट्रॉन्ग पीआर की अपेक्षा मैं इसको तो वर्स्ट पीआर कहूंगा। एक तो देखिए, इतना अति हो गया था ना पिछले 1-2 महीनों में, मैंने देखा कभी भी आप सोशल मीडिया पर रहो, फेसबुक पर रहो, यूट्यूब पर रहो, कहीं ना कहीं पर आमिर खान आपको दिख ही जाएगा। हर जगह पर आमिर खान, मतलब इंटरव्यूज दिए जा रहे हैं, पॉडकास्ट में जाया जा रहा है, आपके अदालत जैसे शोज में जाया जा रहा है। और केवल उतनी ही बात नहीं, उन शोज की क्लिप्स काट काट कर अलग अलग फेसबुक पेजेस वगैरह, इधर उधर शॉर्ट्स वगैरह के माध्यम से भी उन बातों को स्प्रेड कराया जा रहा है। अच्छा चलो, कलावा स्प्रेड पहनकर इंटरव्यू ऑब्वियसली। दिया जा रहा है, कलावा पहनकर। और बड़ा मासूम सा चेहरा बना करके, अपने आप को बहुत भोला दिखाकर, जैसे मेरे से बड़ा विक्टिम तो कोई है ही नहीं, इस प्रकार का एक चित्रण अपने आप को प्रेजेंट करने का वो प्रयास कर रहे थे। और एक तो बहुत अति हो गया था। एक बार आदमी बार बार वही बातें देखता है ना, तो इरिटेट हो जाता है। और चलो, फिल्म प्रमोशन के लिए करते हैं, बहुत सारी बातें आजकल होती है, परंतु इस बार जिस प्रकार का ये पीआर हुआ ना, और जैसे उत्तर आमिर खान दे रहा था, या फिर जो भी उनके पीआर के द्वारा लिख कर दिया गया होगा कि भाई ये प्रश्न के उत्तर में आपको ये बोलना है, इसके उत्तर में ये बोलना है, जो भी बातें कही जा रही थी ना, वो बड़ी ही बचकानी लग रही थी, मैं तो कहूंगा। जैसे कि रीमेक के ऊपर आमिर खान ने जिस प्रकार से जस्टिफिकेशन दिया, शेक्सपियर का उदाहरण दे करके, भाई आप क्या, किस बात का कंपैरिजन कहां से कर रहे हैं? आप स्टेज ड्रामास को ले रहे हैं, स्टेज ड्रामास की बात करें तो भाई वहां पर आपको हजारों अलग अलग प्रकार के स्टेज ड्रामास देखने को मिलेंगे। आप बॉलीवुड के रीमेक से कंपेयर कर रहे हैं, जहां पर कोई क्रिएटिविटी नाम की चीज ही नहीं है, तो वो एक रीमेक का एक उत्तर ले लीजिए। इसके अलावा तुर्की हो, पाकिस्तान हो, या हिंदू महिलाओं से विवाह की बात हो, बच्चों के नाम को लेकर के हो, पहलगाम को लेकर के, इन सब बातों को लेकर के आपकी अदालत में भी प्रश्न पूछे गए थे। मैंने हालांकि वो पूरा जो शो है आपकी अदालत का वो नहीं देखा, परंतु सोशल मीडिया पर वो आ ही रही थी, क्लिप्स वगैरह कह लीजिए, या दूसरे भी कुछ वीडियोस वगैरह सामने आ रहे थे। तो इतनी बातें ऊपर ऊपर से पता चली मुझे कि ये सारे प्रश्न पूछे गए थे, और इनके उत्तर में भी जिस प्रकार की बातें आमिर खान के द्वारा कही गई थी, वो हास्यास्पद लग रहा था सचमुच। मतलब जिन्होंने भी लिख कर दिया होगा आमिर खान को, अगर खुद की बुद्धि से कहा है आमिर खान ने, तो भी मैं बचकाना ही कहूंगा, और जिन्होंने अगर लिख कर दिया भी हो, तो भी बहुत बचकाना था वो सारे उत्तर। और जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे आमिर खान को एक सिस्टमैटिक एक पैटर्न में विक्टिम दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, कि भाई जैसे लोग ट्रोल कर रहे हैं, बुली कर रहे हैं, लोग ज्यादा उसको टारगेट कर रहे हैं, और ये बहुत भाई महाशय बड़े विक्टिम है, इस प्रकार का एक चित्रण किया जा रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतने नासमझ है कि वो सब ये बातें समझ नहीं पाएंगे, या ये सब जो पीआर वगैरह है ये समझ में नहीं आएगा। लोग सब समझते हैं। और एक सितारे जमीन पर अपने आप में ही एक रीमेक है 2018 की स्पेनिश फिल्म का, चैंपियंस का, तो वहां पर भी कोई इसमें क्रिएटिविटी नाम की चीज तो मुझे नहीं दिखती। आमिर खान की पिछली कुछ फिल्मों को लेकर के भी कई बार ये आरोप लगे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा हुई है कि दूसरी फिल्मों की कॉपी ही रही है, इधर उधर से कहीं पर सीन्स कॉपी करना, थीम कॉपी करना, ये बातें इससे पहले भी हमारे द्वारा देखी गई है। तो अपने आप को फिर परफेक्शनिस्ट कहना, या फिर कहलवाना, या पीआर के माध्यम से इस प्रकार का टैग देना, ये बहुत ही हास्यास्पद है। और देख लीजिए, 3-3 4-4 वर्षों के बाद में आप कोई फिल्म लेकर के आ रहे हैं, और उसमें भी अगर आपको रीमेक बनानी पड़ रही है, तो ये तो काहे के परफेक्शनिस्ट? फिर आपको अगर 3-3 4-4 वर्षों में एक नई कहानी नहीं सूझ रही है, उस पर आप कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर परफेक्शनिस्ट तो बहुत दूर की बात है, आप एक सामान्य अच्छे कलाकार कहलाने की भी लायक नहीं है मेरे अनुसार तो। और जी। सितारे जमीन पर फिल्म की भी अगर हम बात करें,
तो उसमें भी ठीक है, आप उन दिव्यांग बच्चों के चेहरे दिखा रहे हैं, उनको दिखाकर ही आप दर्शकों को इमोशनल करने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु स्टोरी टेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो बहुत ही वीक, कमजोर, बिलो एवरेज फिल्म ही उसे कहूंगा। जस्ट आप दर्शकों को भावुक करने के लिए उन दिव्यांग बच्चों के चेहरे दिखा रहे हैं, पर उससे कोई फिल्म अच्छी नहीं हो जाती। कि आपने कुछ बहुत गंभीर विषय चुन लिया है तो उससे हम फिल्म को अच्छा कहे, ऐसा नहीं है। अगर आपको इसी विषय पर आधारित दिव्यांग बच्चों के जो मानसिक और बौद्धिक रूप से जिनका इतना विकास नहीं हुआ है, ऐसे बच्चों पर कोई फिल्म देखनी है, तो मैंने हमारे रिव्यू में भी कहा था सितारे जमीन पर के, कि एक मराठी फिल्म है कच्चा लींबू करके, जो 2017 में आई थी। बहुत बहुत एक्सेप्शनल फिल्म है। आप अगर वो फिल्म देखेंगे ना, आपको विश्वास करिए तोड़ देगी वो फिल्म अंदर से। और वो कोई आपको किसी रंग बिरंगी काल्पनिक दुनिया में वो फिल्म लेकर के नहीं जाती। जीवन की जो सच्चाई है, जो कठोरता है, जो कड़वा कड़वा सच है जीवन में, वो वहां पर दिखाया है। पेरेंट्स का स्ट्रगल दिखाया है कि उनका बच्चा जब ऐसा होता है तो उन्हें किन स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, उनकी पीड़ा क्या होती है। बहुत बहुत ज्यादा केवल इमोशनल या भावुक शब्द भी मैं छोटे समझता हूं उस फिल्म का वर्णन करने के लिए। तोड़ देगी लिटरली वो फिल्म आपको अंदर से। यहाँ पर सितारे जमीन पर में आप दिव्यांग बच्चों को दिखा रहे हैं, उनकी आड़ में फिर आप जो एक वोक और लिबरल्स जो बातें कहते हैं ना कि भाई सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह की बातें कही जाती है, फिर इनके जो 50-60 प्रकार के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस है, और जो जेंडर आइडेंटिटी के एजेंडाज है, वो भी इन्हीं शब्दों की आड़ में चलाए जाते हैं कि भाई सबका अपना अपना नॉर्मल है। कोई अपने आप को किसी जेंडर में आइडेंटिफाई कर रहा है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, वो किसी का खून तो नहीं कर रहा। इस प्रकार के विचित्र से तर्क इनके द्वारा दिए जाते हैं, पर इनकी आड़ में क्या हो रहा है वेस्ट में, आज हम ये देख रहे हैं। ये जो जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा है, सेक्सुअल प्रेफरेंसेस के नाम पर छोटे छोटे बच्चों को कैसे बचपन से ही उनके दिमाग में विकृत बातें डाल दी जा रही है, जहां पर उनका ध्यान अपने जीवन के बेस को तैयार करने पर, अपने नींव को मजबूत बनाने पर उनका ध्यान होना चाहिए। वहां पर आप उनके दिमाग में ये कीड़ा डाल दे रहे हैं काम वासना का, कि भाई आप कोई अपने आप मन को रोकने की आवश्यकता नहीं है, कोई संयम की आवश्यकता नहीं है। आप जो चाहो उस प्रकार से अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपनी सेक्सुअलिटी को एक्सप्लोर कर सकते हो। इन सब के पीछे भी यही तर्क होता है कि भाई सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, क्रोमोसोम्स वगैरह की बातें कही जाती है। तो ये बहुत भयानक है। हालांकि यहाँ पर डायरेक्टली फिल्म में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया। हालांकि फिल्म में एक जो दिव्यांग बच्चा है, उसके जो संभालने वाले दो पुरुष दिखाए हैं, और स्क्रीन पर वो दिखा रहे हैं कि वो बच्चा है, उन्हें दो पुरुष, उस बच्चे को दो पुरुष संभाल रहे हैं, ये दिखाया है। और वॉइस ओवर में बताया कि ये पिता और चाचा है। अब मैं जब वो फिल्म देख रहा था, मुझे भी भाई भारत में कहां पर कौन से पिता और चाचा अपनी पत्नियों को छोड़ करके किसी बच्चे को संभालते हैं ये तो मतलब मुझे समझ में नहीं आया वो। फिर मैं घर पर आया और मैंने सर्च किया कि क्या ओरिजिनल फिल्म में ऐसा कुछ था क्या। तो स्पेनिश फिल्म में तो ऐसा कोई सीन नहीं था, परंतु उसका जो हॉलीवुड में रीमेक बना है 2023 में, उसमें एक दिव्यांग बच्चे के संभालने वाले जो दो पुरुष हैं, उनको उनकी सेक्सुअल प्रेफरेंस अलग दिखाया है कि भाई वो गुदा मोइथुन उनका सेक्सुअल प्रेफरेंस है। इस प्रकार से उन दो पुरुषों को दिखाया है। तो शायद वो उसी बात को यहाँ पर दिखाना चाहते होंगे, पर अभी देखा होगा कि भाई अभी अगर ऐसा कुछ सीन डाल देंगे तो फिर बॉक्स ऑफिस पर लोग देखने से बचेंगे अपने आप को, या बच्चों वो जो भी उनका रीजन रहा होगा, तो वो बदलकर शायद उन्होंने वॉइस ओवर में पिता और चाचा कर दिया होगा। और उसका कोई सेंस नहीं बनता कि भारत में कहीं पर कोई पिता और चाचा दोनों मिल करके परिवार से अलग होकर किसी बच्चे को संभाल रहे हो, ये कोई सेंस उस बात का फिल्म में नहीं था। और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि आमिर खान के कैरेक्टर की जो माँ है, उसका बावर्ची के साथ में शारीरिक संबंध बनाना। वो गुरुजी के आश्रम में जा रही हूँ बोलती है, और फिर रात को, देर रात को वो बावर्ची के साथ में बाहर जा रही है और किसी होटल में जाकर के शारीरिक संबंध बना रहे हैं। अब भारत में कौन सी गृहिणी ऐसी होगी जो अपने घर के बावर्ची के साथ में या उनके घर में काम करने वाले व्यक्ति के साथ में देर रात को गुरुजी के आश्रम में जाने की बात कहती हो। मतलब कौन से आश्रम में ऐसे देर रात को जाया जाता है, और वो भी घर के बावर्ची के या घर में काम करने आमिर वाले खान की माँ, कैरेक्टर की माँ, उसके कैरेक्टर की माँ। हाँ मतलब तो आमिर खान के कैरेक्टर की क्या उम्र है? ऐसा मैंने भी ट्रेलर देखा है, कोई ऐसा बहुत यंग तो है नहीं कि 25 साल का बच्चा हो, तो 25 साल का भी होगा अगर, तो उसकी माँ मिनिमम 50 साल की होंगी। तो यहाँ कौन सी या फिल्म में हो सकता है उनकी माँ बूढ़ी हो, 60-65 साल की हो। 25 साल का भी नहीं, फिल्म में तो उसको उसका विवाह होकर भी कई वर्ष हो गए हैं और उन्हें बच्चा नहीं हुआ है। आमिर खान का कैरेक्टर स्वयं बच्चा नहीं चाहता है, ऐसा दिखाया है, क्योंकि वो उसको डर है मन में कि मेरे बच्चे को भी कहीं पर ऐसा दिव्यांग बच्चा पैदा ना हो। तो जेनेलिया देशमुख से वो अलग रह रहा है, उसकी पत्नी से वो अलग रह रहा है सर कई ये तो वर्षों मुझे से। फिर चीनी कम फिल्म की याद आ रही है, जिसमें अमिताभ बच्चन बूढ़े थे, ये दिखाया गया। वो तब्बू से हम्म। शादी करना चाहते हैं, ठीक है, और अमिताभ बच्चन की माँ जोहरा सहगल, जो खुद 98-99 की थी, उन्होंने वो प्ले किया रोल। तो समझ में आता है कि अमिताभ बच्चन
स्वयं बूढ़े हैं, 62-65 साल के, और उनकी माँ है ज़ोहरा सहगल। वो दिखता है कि हाँ चलो, अब अगर ये दिखाया जाए कि ज़ोहरा सहगल भी उस उम्र में जो है, जो आमिर खान की माँ है इसमें जो भी इन्होंने प्ले किया है, मतलब अच्छा, डॉली ये आहलूवालिया, बातें जब डॉली सुन रहा हूँ डॉली मैं आलू जी, डॉली जी। आहलूवालिया एक्ट्रेस है जिन्होंने आमिर खान की माँ की भूमिका की है यहाँ पर। तो ठीक है, फिल्में देखते समय उतना कुछ और नहीं लगता, माँ लगती भी है वो उनकी, पर इतनी आयु में जहां पर एक स्त्री नहीं, की नहीं आयु सर, 65-70 मैं वर्ष हो, प्रतीक जी, 60-65। जी जी बोलिए। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आमिर खान ने इस फ़िल्म के माध्यम से, जो मुझे जो कहानी सुन के लग रहा है कि दिव्यांग बच्चों के कंधे पर रखकर एक तो अपना करियर, दूसरा ये फर्जी का जो लिबरल एजेंडा है, और तीसरा वो पिता चाचा को चलो छोड़ देते हैं, उठाए तो उन्होंने जहां से वहां पे तो गे के पल, मतलब हॉलीवुड वाले भी बदतमीज हैं कि वो दिव्यांग बच्चों के नाम पर अपना गे एलजीबीटी क्यू एजेंडा परोस रहे हैं, इतना घटियापन है। उनको कहानियां कहनी कहो ना भाई, जिसकी कहानी कह रहे हो सिर्फ उसकी कहानी कहो। आप बिल्कुल बनाइए दिव्यांग बच्चों की आड़ में, दिव्यांग दिव्यांग बच्चों की बच्चों आड़ पर में ये फिल्म सब बनाइए, करते क्या हैं। समस्या है? पर हम्म उसमें आपका ये एजेंडा क्यों आएगा? हम्म। और आपका करियर, अच्छा आमिर खान वैसे भी स्क्रिप्ट सिलेक्शन में बड़े माने जाते हैं कि वो 100 150 300 स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, फिर एक स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं। 4 साल में तो पता नहीं कितनी ही पढ़ डाली होंगी। तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान चलो ठीक है, यशराज के साथ आपने कर ली, लाल सिंह चड्ढा भी आपने समहाउ कर ली। आप खुद रीमेक बना रहे नहीं बना रहे, वो एक अलग कहानी है। आपने ये फिल्म 3 साल बाद सेलेक्ट की है, तो आपने कुछ पर्पस सोचा होगा ना कि इसका इसका पर्पस क्या है। ठीक है, तारे जमीन पर भी जो फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी, वो एक डिसलेक्सिया को जनता को समझाना चाह रही थी। पर मुझे तो लग रहा है कि ये आप जनता को कुछ या आप सत्यमेव जयते पार्ट 2 पार्ट 3 4 कर रहे हैं, जिसमें आप सिर्फ एक समाज को ही बताया जा रहा है कि इस समाज की ही कुछ समस्याएं हैं, और जो बाद में रियलाइज हुई हम लोगों को कि भाई साहब ये तो हिंदू समाज के साथ खेल गए यार। ठीक है, बुराइयां हैं और हिंदू समाज में यह चर्चा होती है, तभी तो हिंदू समाज के लोग वहां बैठ के जो है बात कर सकते थे और उनका समाधान निकाल सकते थे, और समाधान निकाल देखिए, रहे थे उन्हीं लोगों से बुराइयों बात हो को रही थी। बुराइयों को दिखाने से बस एक समस्या लास्ट नहीं है, क्वेश्चन, आप कितनी। हाँ मैं जी, बोलिए मैं बोलिए। मैं इस प्रश्न को समेटना चाहता हूँ। हम्म। तो क्या यह फिल्म या यह स्क्रिप्ट जानबूझ के सिलेक्ट की गई है कि इसके माध्यम से हम कुछ और भी कर सकते हैं और मासूम बच्चों के नाम पर हम अपना कुछ कार्य कर सकते हैं? देखिए ऐसा ये बात प्रतीत तो होता है क्या? बिल्कुल। जी। हाँ, देखिए ये तो क्लियर है, प्रतीत होने की भी बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है कि मासूम बच्चों को आप एक उस ऐसी स्क्रिप्ट चूज कर रहे हैं जहां पर दर्शक भी उस फिल्म के बारे में कुछ निगेटिव बोलने से बचेंगे कि भाई दिव्यांग बच्चों को आप दिखा रहे हैं, तो इसके बारे में हम कैसे निगेटिव बोल सकते हैं। तो एक अपनी इमेज क्लीन करने के लिए इससे बढ़िया स्क्रिप्ट और क्या हो सकती है, तो शायद इसी उद्देश्य से उन्होंने एक स्पेनिश फिल्म को चुना होगा कि भाई बनी बनाई फिल्म है, कैरेक्टर्स भी इमोशनल ओरिजिनल फिल्म में दिख रहा है कि ढंग से लिखे हुए कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, तो चलो उसी स्क्रिप्ट को उठा करके हम यहाँ पर बना देते हैं। तो थोड़ा-सा इमेज क्लीनिंग में भी प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं आएगी, पीआर वगैरह के माध्यम से वो हम कर ही लेंगे। फ़िल्म भी एक ऐसी चूज़ कर लेंगे जिसके बारे में लोग कुछ नकारात्मक बोलने से भी पहले 10 बार सोचेंगे। परंतु जितना अभी मैंने फ़िल्म देखने के बाद लोगों के कमेंट्स वगैरह पढ़े, तो ओरिजिनल फ़िल्म में ऐसा कोई भी माँ का कैरेक्टर नहीं था कि जिसका अपने बावर्ची के साथ में या किसी के भी साथ में कोई ऐसा रिलेशनशिप हो। तो जब ओरिजिनल फ़िल्म में ये बात है ही नहीं, तो यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी कैसे चल गई? क्योंकि ट्रेलर आने के बाद में बहुत सारे कंपैरिज़न वीडियोज़ आपने भी देखे होंगे कि जो ओरिजिनल चैंपियंस फ़िल्म है और जो सितारे ज़मीन पर है, दोनों के सीन का बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सीन टू सीन कॉपी लग रहे हैं, बहुत सारे सीन्स। तो अगर बाकी सब बातें आपने सीन टू सीन कॉपी की है, तो यहाँ पर ये माँ का कैरेक्टर अलग से डालकर आपको क्या बताना चाहते हैं? या फिर ये विचित्र प्रकार की क्रिएटिविटी कहाँ से इनके दिमाग में आती है? क्रिएटिविटी आपको दिखानी सर, है, तो आप अलग अब प्रकार मुझे से दिखाओ समझ ना में आ आप रहा है। जी, जी। सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये अपनी तीसरी शादी जस्टिफाई कर रहे हैं कि बुढ़ापे में प्यार हो सकता है, बुढ़ापे में आग लग सकती है। हो सकता है, क्या पता अभी। और एक और बात बता, मैं थोड़ी देर पहले पीआर की चर्चा कर रहा था ना, तो ये जो पॉडकास्ट वगैरह है वहां पर आमिर खान से वैवाहिक संबंधों पर सलाह मांगी जा रही थी, उनकी उनकी राय मांगी जा रही थी। मतलब बताइए, वो जो प्रश्न पूछने वाले हैं वो भी कैसे मूर्ख है, और ये जो उत्तर दे रहे हैं वैवाहिक संबंधों पर लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। भाई मतलब आपका तीसरा विवाह विवाह कह लीजिए या जो भी है पता नहीं, तो और आप दूसरों को विवाह वैवाहिक संबंधों पर ज्ञान दे रहे हैं, ये तो अपने आप में ही, मैं इसलिए मैंने कहा कि ये जो पूरा पीआर था ना वो बिल्कुल मजाक बन करके रह गया था, हास्यास्पद थी सारी की सारी बातें। और जो क्रिएटिविटी की जहां तक मैंने बात की, आप रीमेक भी बना रहे हैं ना, तो वहां पर भी आपको भारतीय परिप्रेक्ष्य में उस कहानी को ढालने के लिए चेंजेस करने होते हैं। कि आप ओरिजिनल फिल्म को ले रहे हैं तो चलो वो स्पेनिश फिल्म है,
और मैंने जितना पढ़ा था वो वहां की सत्य घटना पर आधारित है कि 1999 में कुछ ऐसे दिव्यांग बच्चे थे, तो वो वहां के कई सारे चैंपियनशिप्स में 1999 से लेकर के 2014 के बीच में अलग अलग चैंपियनशिप्स में खेले थे और उन्होंने कुछ अवार्ड्स वगैरह भी वहां पर जीते थे। तो उनसे इंस्पायर्ड होकर के स्पेन में वो कहानी बनी थी। तो वहां की चलो सत्य घटना है, अब आप उस पर कहानी बनाना भी चाहते हैं, रिमेक करना भी चाहते हैं, तो आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में ढालो ना कि कैरेक्टर्स यहाँ के अनुसार लगे, रियलिस्टिक लगे, भारतीय दर्शक उनके साथ में रिलेट कर पाए। पर ये तो ऐसा कुछ नहीं कर पाए। आप उसकी पत्नी से वो अलग रह रहा है, जो ओरिजिनल फिल्म में भी सेम बात थी, तो आप एटलीस्ट उसको चेंज कर देते कि भारतीय परिवार इतने टूटे हुए नहीं है, तो यहाँ पर पत्नी कैसे पति के पीछे खड़ी है, उसका सपोर्ट कर रही है, ये आप दिखा सकते थे कि भारतीय परिवार कैसे होते हैं, पत्नी कैसे पति के पीछे उसका आधार बनकर खड़ी रहती है। इतना सा चेंज भी आपसे नहीं हुआ, पर आप चेंज क्या कर रहे हैं कि उसकी माँ का बावर्ची के साथ में रिलेशनशिप है, यहां पर आपकी क्रिएटिविटी चल गई। आपकी क्रिएटिविटी ये नहीं चली कि वो जो कैरेक्टर है उसकी पत्नी से अलग रहना क्या आवश्यकता दिखाना, वो दोनों साथ में मिलकर के दिव्यांग बच्चों की मदद करते हुए दिखा सकते थे। पर नहीं, इनको तो अपने कुछ अलग ही, वो तो बच्चे होने से उसको डर लग रहा है कि बच्चा दिव्यांग ना हो जाए, पता नहीं क्या। तो और जो दूसरे लोग भी है उनके मन में भी पता नहीं, तो अलग विचित्र प्रकार की क्रिएटिविटी है बॉलीवुड वालों की, जहां पर दिमाग चलना चाहिए वहां चलता नहीं है और अजीब जगहों पर ही चलता है, सेक्सुअल लिबरेशन वगैरह इन जैसी बातों में। जी आप सही कह रहे हैं कि किससे क्या राय लेनी चाहिए वह भी नहीं पता है किसी को। अक्सर मैं देखता हूँ कि ठीक है, अनुराग कश्यप ने एक दो फिल्में बनाई, वो ठीक है। राम गोपाल, आजकल राम गोपाल वर्मा के बड़े सारे इंटरव्यूज चल रहे हैं, ठीक है, आपने भी एक दो फिल्में नहीं, सत्या, आज भी आप सत्या की ही बात कर रहे हो, आज भी आप कंपनी की बात कर रहे हो, उसके बीच में आपने क्या किया है उससे कोई बात नहीं करता। तो जितने फ्लॉप डायरेक्टर्स हैं, फ्लॉप मतलब फ्लॉप, जिनकी एक फिल्म उतनी बड़ी हिट कभी नहीं हुई, एक दो फिल्म चल गई तो अरे अरे इन्होंने तो कमाल कर दिया, हिट होना भी जरूरी है। जनता, वो जनता बता रही है कि भाई साहब हाँ हम किस प्रकार की फिल्में देखना चाहते हैं। या आप जितने फ्लॉप डायरेक्टर्स हैं, ये आपका एक अनुभव सिन्हा है, ठीक है, जिसकी कोई फिल्म नहीं चलेगी, बस क्या है वो एजेंडा पर फिल्में बनाता, हंसल मेहता है, उनसे बात करेंगे कि सिनेमा क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या चलना चाहिए। भाई डेविड धवन को ऐसे बुला लो यार, उनसे बात कर ऐसे लो, ही ऐसे नोज बेटर। ऐसे लोग ऐसे राजकुमार लोग ही तो संतोषी को पसंद बुला आते लो, हैं। ही नोज बेटर। जी। आपने जो अनुभव सिन्हा, हंसल मेहता वगैरह की बात की, अनुराग कश्यप वगैरह, भाई ये तो इनके लिए पता नहीं क्वांटिन टोरेंटिनो और मार्टिन स्कॉर्सेज़ी वगैरह है इनके इकोसिस्टम के लिए, इनको सर पर लेकर के नाचते हैं। हालांकि पिछले 3-4 वर्षों से अभी अनुराग कश्यप हो, अनुभव सिन्हा हो, इनको थोड़ा सा साइड कर दिया है बॉलीवुड ने। आपने देखा होगा, ज्यादा अभी चर्चा नहीं करते। पहले तो भाई इतना सेलिब्रेट किया जाता, सर पर उठा करके नाचते थे ये लोग। ये अभी इन्होंने देखा है कि लोग जो विरोध कर रहे हैं ना, इस कारण से अभी इनको साइड कर दिया। इसी कारण से आप अनुभव सिन्हा का फेसबुक पेज देखना, वो लिटरली पिछले 1-1.5 महीने से रो रहा है। आप देखना उसकी पोस्ट वगैरह, वो बॉलीवुड को बता रहा है कि भाई तुम्हारी फिल्में इसलिए नहीं चल रही, उसलिए नहीं चल रही। भाई तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही बॉलीवुड का ये हाल हुआ है। तुम जैसे जो वामपंथी फिल्म मेकर्स है, जो एजेंडा के लिए फिल्में बनाते हैं, उस कारण से ये बातें हुई है। पर वो अभी आप देखना उसके फेसबुक पेज पर जाकर के, लिटरली रोना ही शायद बाकी रहा होगा। तो ये इंडस्ट्री भी इनको अभी साइड कर रही है। अनुराग कश्यप भी इसी कारण से बौखलाया हुआ है कि वो मैं साउथ में चला जाऊंगा, बॉलीवुड को छोड़ रहा हूँ। और हालांकि उसको ऐसा तो नहीं कि वो नेटफ्लिक्स के सीईओ ने बोल दिया कि भाई हमने गलती कर दी, पहला जो है सीरीज सेक्रेड सेक्रेड गेम्स गेम। बना के एंटी हिंदू बना के, एंटी हिंदू हालांकि सीरीज मैं पहली जो हमने बनाई। हालांकि हाँ, मैं उस नेटफ्लिक्स पर भी एजेंट वीडियो बनाने। वो जी। जी जी बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हेलो। वो नेटफ्लिक्स तो सदैव एजेंडा पर रखी चीजें हाँ परोसता है। ऐसा नहीं कि जो हाँ पहला काम किया था उसने सब कुछ किया है। वो एक्चुअली हाँ अमेजोन के प्राइम और पंचायत वगैरह से थोड़ा सा प्रभावित की भी। अगर हाँ। मुझे मुझे जमीन की कहानी कहनी पड़ेगी, मैं हम्म अपना हम्म एजेंडा नहीं थोप सकता, मुझे जमीन की कहानी, वो टीवीएफ कर सकता है। तो हम्म। टीवीएफ को आप जो है खाली बेचारे अपना खुद का कुछ यूट्यूब पे बनाते रहते हैं जो जमीन से जुड़ी कहानियां होती हैं, और उसको ही नेटफ्लिक्स और और अमेजोन खरीद लेते हैं। दैट्स अनदर थिंग। जी। मैं वही बात कह रहा था, नेटफ्लिक्स का सीईओ भी कोई दूध का धुला नहीं है। वो जब सेक्रेट गेम्स की हाँ, बात अरे। करता है, तो वो हम्म, केवल लोगों को एक इमोशनल करने के लिए, देखो मुझे अपनी गलती समझ में आ रही है, ये दिखावा कर रहा है। हम्म, अभी भी नेटफ्लिक्स उसी प्रकार का कचरा बना रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही ये भूमि पेडनेकर और ईशान खट्टर वगैरह इनके साथ में द रॉयल्स नाम की वेब रॉयल्स। सीरीज आई। भाई ऐसी कचरा वेब सीरीज है भाई, आदमी देख लेना पूरा सर फट जाए आदमी का, इतनी तो इनका घटिया चीज ट्रेलर भी उन्होंने नहीं बनाई झेला है। जाता है, इनका ट्रेलर भी नहीं झेला जाता है। हाँ, तो द सीरीज तो रॉयल्स हो, बहुत दूर की नादानिया बात हो, है। जी। नादानिया हो, या बॉलीवुड के वो पता नहीं इनके बच्चे वगैरह लेकर के क्या क्या चीजें ये लोग बना रहे हैं, तो ये लोग अभी सर भी आप कोई बदले सोचिए, नहीं है। हम्म कपिल शर्मा शो जो है, हम्म सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस था जो ओन करता था। आप हम्म सोचिए कितना पैसा फेंका होगा, कितना पैसा हम्म फेंका होगा जस्ट टू बाई कपिल शर्मा शो, एंड फॉर व्हाट?
तो नेटफ्लिक्स तो डीप पॉकेट्स के साथ आ रहा है, वो अभी कोई प्रॉफिट ऑफिट नहीं कमा रहा है, वो ऑडियंस में घुसना चाह रहा है। यही उसकी तकलीफ है कि जितनी सीरीज वो परोस रहा है जिन लोगों के माध्यम से, वह अब जैसे वो IC 814 की कंधार वाली घटना पर अनुभव सिन्हा ने हाँ सीरीज हाँ। बनाई थी, उसमें भी गाली खाए लोग कि आतंकवादियों को तुमने जो है बहुत प्यार से परोस दिया है कि हाँ इनकी कोई गलती नहीं, कुछ उस तरीके की बहुत सारी उसमें कमियां थी। खैर चलते हैं, हमारा लिबरल एजेंडा जो ये लोग परोसते हैं इनसे और कोई आपको राय न ले, एक और अपनी बात मैं थोड़ा अपने सा यहाँ पर जीवन के ऐड। लिए आमिर खान जी जैसे जी। लोगों से राय न ले, फिल्में बनाने के लिए अनुराग कश्यप, अनुभव सिन्हा, इन जैसे लोगों से कृपया राय न ले। अच्छी फिल्मों के डायरेक्टर्स का तो इंटरव्यू ही नहीं आता, दिखते बिल्कुल। नहीं वो लोग, कोई जाता नहीं उनके पूछने कि भाई आपने भी कुछ फिल्में बनाई, अच्छी फिल्में बनाई। सुभाष घई का ले लो भाई, सुभाष घई का एक पूरा भी बहुत कमाल का पॉडकास्ट था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन लोगों ने कैसी मसाला फिल्में बनाई, मैं कह रहा हूँ उनसे भी तो जानो कि एक सिनेमा क्या होता है, एक किस तरीके से आप सिनेमा का एक्सपीरियंस। इसीलिए जब मैंने बात शुरू की तो F1 से शुरू की कि F1 आपको सिनेमा का एक्सपीरियंस देता है, पब्लिक हॉल में आएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ अपने लोगों को, दोस्तों को, कि जाओ देखो। तो सिनेमा का एक्सपीरियंस कौन दे सकता है? एजेंडा का एक्सपीरियंस नहीं, सॉरी, सिनेमा का एक्सपीरियंस। लगान का भी नाम गया, आमिर खान की फिल्म थी लेकिन वो सिनेमा का एक्सपीरियंस देती थी। वैसी फिल्में बनाइए ना, वैसी स्क्रिप्ट सुनिए। स्क्रिप्ट सिलेक्शन ही आमिर खान करेंगे कि भाई मुझे है ना अपने 4 एजेंडा परोसने, तो पब्लिक को समझ में आ जाता है। इसीलिए आपके वो हाल हैं जो हैं। खैर प्रतीक जी आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। मैं यही कह रहा था कि जो जमीन से जुड़ी हुई कहानियों की जब हम बात करते हैं ना, तो वहां पर भी हमें बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी प्रकार की जमीन से जुड़ी कहानियों के नाम पर भी आजकल बहुत सारी एजेंडा कंटेंट बनाए जा रहे हैं। जैसे कि जब भी इनको कुछ नक्सली एजेंडा वगैरह परोसने होते हैं, तब भी ये लोग यही दिखाते हैं कि देखो हम तो जमीन से जुड़ी कहानियां दिखा रहे हैं, पर वहां पर समस्या दिखाने के आड़ में वो अपने कुछ अलग ही एजेंडा चलाते हैं। अभी एक हॉटस्टार पर एक वेब सीरीज आई थी, निर्मल पाठक की घर वापसी। पता नहीं आपने देखी या नहीं। आप जस्ट उसके एक दो एपिसोड्स देख लेना, आप इतनी भयानक कम्युनिस्ट माइंडसेट की वो वेब सीरीज है ना, जो उसमें जिस प्रकार से कम्युनिस्टों को जस्टिफाई किया है, जेएनयू वगैरह के भी शायद जितना मुझे याद है उल्लेख आ रहा है, और गांव का बहुत घटिया चित्रण। पर जितना ये पूरा जो मीडिया इनको इनका इकोसिस्टम है ना, इन्होंने उसको प्रमोट कैसे किया कि ये पंचायत जैसी सीरीज है, पंचायत जैसी सीरीज है, पर एक बहुत भयानक कम्युनिस्ट माइंडसेट की सीरीज है। वहां पर भी एक शहर का लड़का है जो अपने गांव जा रहा है, उसका कुछ काम है, वो दिखा रहा है, गांव जा रहा है, और गांव में जाने के बाद में वही जितना घटिया आप गांव का चित्रण कर सकते हैं कि भाई जितना आप उनको जातिवादी दिखा सकते हैं, घटिया दिखा सकते हैं, उस प्रकार से वो चित्रण किया जा रहा है, पर इतना सटल वे में। और साथ में घर में एक बच्ची है, उसके पिता घर पर आ रहे हैं, तो उसको पानी देने का एक सीन है, तो उसको भी उन्होंने इस प्रकार से दिखाया कि क्या वो पिता खुद पानी नहीं ले सकता क्या? स्त्री को क्यों पानी देना चाहिए? बेटी क्यों पिता को पानी दे? इस प्रकार मतलब आप फेमिनिस्ट एजेंडा ले लीजिए, कम्युनिस्ट एजेंडा ले लीजिए, जो कुछ भी हो सब उस सीरीज में देखने को मिलेगा। और उसको प्रमोट क्या नाम पर किया गया कि भाई पंचायत जैसी सीरीज है। तो ये बॉलीवुड के जो फिल्म मेकर्स है ना, ऐसा नहीं कि उनको दिमाग नहीं है, बहुत उनको कुछ अपना एजेंडा जब परोसना होता है ना, तो बड़ा दिमाग उनका चलता है। पर जब गांव मुंबई की। में 2 जगहें हैं, आप भी जानते हैं। हम्म हम्म एक आराम नगर है, वहाँ एक्टर्स रहते हैं। एक बांद्रा है, वहाँ पे आपके राइटर्स रहते हैं। तो ये जो राइटर्स है ना बांद्रा वाले, हम्म। ये ये बिना इस एजेंडा के, बिना इन चीजों के, इन बातों के ना कुछ लिख सकते हैं, ना सोच सकते हैं, ना बढ़ सकते हैं करियर में आगे। ये बिना उसके चल ही नहीं सकते। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, कुछ लेखक लोग हैं मेरी जानकारी में। वो जितना सटल, जितना साफ, जितना सुथरा, जितना एक नॉर्मल कहानी कहने की कोशिश करते हैं, उनका करियर नहीं चलता अनटिल अनलेस उनको स्वयं अपने इंटरव्यूज में, अपनी बातों में, अपने लेखों में यह कहना पड़ेगा कि वह उस धारा के हैं। ये माइंडसेट है, और इसीलिए शायद ये सब कचरा हमारे सामने आ रहा है। अब क्या ही कहा जाए इन लोग का। लेकिन हमारी और भी फिल्म, कन्हैया लाल मर्डर केस पर एक फिल्म आ रही है, ट्रेलर आया है उसका। ट्रेलर मुझे ठीक लगा, मतलब थोड़ा सा विजय राज जी एक्टिंग कर रहे हैं, तो एक सिनेमैटिक का जो एक होता है, जो कमियां रहती थी वह हटाई गई हैं, पूरा कंटेक्स्ट दिया गया है। सो वो एक मुझे लगता है कि वैसी कहानियां भी कहनी आवश्यक हैं। कितनी दूर जाती हैं, कितनी जनता देखती है, वो एक अलग बात है। हालांकि उसका बंगाल नाम जो फाइल्स का उन्होंने जो ट्रेलर आया है, हालांकि उन्होंने अद्भुत उन्होंने जो ट्रेलर है। नाम चूज की
उन्होंने जो नाम चूज किया है उदयपुर फाइल्स, फाइल्स की जगह पर कुछ और नाम रखना चाहिए था, क्योंकि ये क्या हो जाता है ना कि अभी विवेक अग्निहोत्री जी ने वो फाइल्स ट्रायोलॉजी हुँ, बना रहे हैं, फिर ऐसा हुँ, लगता है कि हुँ, आप जस्ट उस नाम को यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना यस, चाहिए। वो हुँ, मुझे सही नहीं लगा। अगर फिल्म मेकर्स तक हुँ, ये बात पहुंचती है तो उन्हें इस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जो ट्रेलर भी आया है वो सेंसर्ड सर्टिफाइड नहीं है। जितना मैंने हुँ, यूट्यूब हुँ, पर देखा था, उन्होंने ट्रेलर में एंडिंग में लिखा हुआ कि ये सेंसर्ड सर्टिफाइड हुँ, नहीं है। तो अभी भी हुँ। अगर वे कुछ, क्योंकि देखिए आप, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम जस्ट उस नाम के कारण लोगों को थिएटर में बुला रहे हैं, ऐसा नहीं। वो थोड़ा वहां पर उन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। जब आवाज नहीं प्रमोशन आ रही शुरू आपकी। होता है या हाँ, हाँ जब हाँ हाँ। प्रमोशन शुरू होता है या जब भी एक बात रखी जाती है, तो वह किसी न किसी चीज़ से जोड़कर देखने की या दिखाने की प्रयास करते हैं कि हम उस ज़ोन में हैं या हम उस जॉनर में हैं। हम्म मैं भी हम्म शायद हम्म उस वजह से बात आपकी सही है कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ के साथ आप फाइल्स लगाएँ और हम्म बंगाल फाइल्स का ट्रेलर देखा हमने, अद्भुत ट्रेलर। हम्म, सिर्फ बहुत कैरेक्टर्स का बढ़िया। इंट्रोडक्शन है बट लवली। मतलब वो एक सिनेमा का दिखता है कि वो एक सिनेमा एक्सपीरियंस है और शायद कोई ऐसी कहानी कहने जा रहे हैं जो उसका टैगलाइन कितना अद्भुत है कि इफ कश्मीर मतलब हर्ट अगर यू देन बंगाल हर्ट विल यू हंट यू। हॉन्ट यू, हाँ सही बात। हम्म, तो वो हम अपने जीवन में आसपास देख ही रहे हैं, वैसा हो रहा है। तो प्रतीक जी बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत सारी फिल्में छूट गई हैं इस दौरान जब हमारा आपका एक मतलब बीच में चर्चा बातचीत नहीं हो पाई। और जी। आम फिल्मों पर और फिल्म से होने वाली पीआर और इसको लगातार चर्चा करते रहना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये वो सेगमेंट है ना जो अपने दिल के करीब है। हम भी बिल्कुल। सिनेमा देखते हैं, अब फिल्में पसंद करते हैं, तो जनता भी देखती है, एंटरटेनमेंट के लिए भी देखती है, अपने एनलाइटमेंट के लिए भी देखती है। तो एक प्रयास रहना चाहिए मेरी तरफ से भी, हमारी तरफ से। आप तो करते ही रहते हैं अपने चैनल पर। दर्शकों से रिक्वेस्ट है कृपया इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, प्रतीक बुराडे और प्रतीक बुराडे फिल्म थ्योरीज। तो दोनों चैनल है, एक पर नॉर्मल कन्वर्सेशन है और सबसे अच्छी बात है कि जब फिल्में आती हैं तो उसका जो एक्चुअल कितनी हिट हो रही कितनी नहीं हो रही बुक माई शो पे क्या, जब आप लाइव करते हैं वो भी बड़ा अद्भुत रहता है कि पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करके ये कितनी एग्जैक्टली कितनी हिट जा रही है। जो पीआर चल रहा है तो इसका भी चल रहा है सितारे जमीन पे भी कि अरे 100 करोड़ कमा लिया, 100 करोड़ कमा लिया। वो हमको दिख रहा है काफी कहीं बहुत कुछ नहीं है, बहुत जनता जोरदार उधर है ही पीआर नहीं। चल रहा है। हम्म, और एक सिंपल सी बात ठीक देखिए, नहीं, जब फिल्म जी, सही मायने में लोग पसंद करते हैं ना, तो आपके फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के लोग, आपके जो भी जुड़े हुए रिश्तेदार आदि, आपकी सोसाइटी में रहने वाले लोग, वहां पर आपको चर्चा होती हुई दिखेगी। मैंने ये बात कांतारा के समय देखी थी, आरआरआर के समय देखी थी, बाहुबली के समय देखी थी, इवन पुष्पा यस, के समय, एनिमल के समय भी मैंने देखी। मेरे फेसबुक फ्रेंड लिस्ट के लोग उसको लेकर के स्टोरीज डाल रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, चर्चा हो रही है, उसकी थियरीज पर बातें हो रही है। मैं सुबह कहीं पर किसी स्टॉल पर नाश्ता करने जा रहा हूं तो वहां पर खड़े लोग भी उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि यार वो क्या कैरेक्टर था, क्या बातें हैं। सोसाइटी में लोग आपस में शाम को घूमने जाएंगे तो वहां पर चर्चा होगी। वो सही मायने में तब आप समझिए कि हाँ, ये फिल्म सच में हिट हुई है, लोग देख रहे हैं। आपको जस्ट सोशल मीडिया पर कुछ फेसबुक पेजेस पर कुछ पोस्ट दिख जाएगी, मीम्स दिख जाएंगे, इंटरव्यूज पॉडकास्ट दिखेंगे, तो आप 1,000 करोड़ दिखा दो, क्या 2,000 करोड़ दिखा दो, वो बातें कोई मायने नहीं रखती। लोग, मैंने नहीं देखा अभी मेरे फ्रेंड लिस्ट में हो या सोसाइटी में हो, या मैं कहीं पर बाहर घूमने जा रहा हूँ, नाश्ता कर रहा हूँ, वहां पर सितारे सितारे जमीन पर के बारे में मैंने सुना हो, या जो भी इनकी जबरदस्ती की हिट फिल्में हैं, ये जस्ट जबरदस्ती की हिट फिल्में ही मैं इनको कहता हूँ। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और आजकल तो फिल्में इनकी चाइना में भी नहीं चल रही हैं। पता नहीं क्या ही एक समय था हाँ, कि जब सिर्फ वो चाइना में सरकार। चलती थी और कहीं नहीं चलती थी। जी, हाँ तो जी। ठीक है, इसी के साथ आज की चर्चा का समापन करते हैं। प्रतीक जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हम आपसे उम्मीद करेंगे आप हमें आगे भी समय देंगे। और दर्शकों कृपया दोनों चैनल सब्सक्राइब करें, प्रतीक बुराड़े फिल्म थ्योरीज और हमारा चैनल प्रारब्ध। और आपकी क्या राय है इन फिल्मों के बारे में, आपने क्या देखी क्या नहीं देखी, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। और किन फिल्मों पर किन बातों पर चर्चा करनी चाहिए, मुझे लग रहा था कि एक हम आगे चर्चा करें पुरानी फिल्मों पर भी, जो आर्ट फिल्में आई या 80s की 90s की, या कभी हम लोग जी। एक वो सेगमेंट भी शुरू कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। नमस्कार, प्रणाम।